नमस्ते, मेरी कक्षा में आप सभी का स्वागत है। क्लास शुरू करने से पहले ब्रह्मनाद ओम। हम पढ़ रहे थे कहानी खितिन बाबू की। ठीक है, खितिन बाबू की कहानी। कौन है लेखक? अगेन यहाँ पर एक साधारण से चेहरे को लिया है, अपनी कहानी का नायक बनाया है और उन्होंने उस साधारण से नायक के बारे में लिखा है। जब वो पहली बार देखे तो उनकी एक हाथ नहीं थी, चेचक से भरे हुए दाग थे। चेचक का अर्थ आपको नहीं बताया गया था। चेचक का अर्थ होता है चिकन पॉक्स, ठीक है, जिसके कारण चेहरे में बहुत सारे उनके दाग थे। ठीक है, और जब दूसरी बार देखे तो उनकी एक टांग नहीं थी और जब तीसरी बार देखे तो और एक हाथ भी उनकी कट चुकी थी। ठीक है, अब उसके आगे हम पढ़ेंगे पेज नंबर 118। ठीक है, यहाँ पर इससे पहले वो क्या कह रही थी कि मैं एक भोज दूंगा और मैं स्वयं बनाऊंगा, लेकिन उनके कहने का मतलब ये था कि मैं सब बताऊंगा, कैसे बनाना है, क्या डालना है, क्या नहीं डालना है, लेकिन बनाएंगे कौन? उनकी मित्र की पत्नी। ठीक है, तो लेखक मित्र ने यह बात सहर्ष मान ली थी। खितिन बाबू का उत्साह इतना था कि वही सबके लिए सहारा बन जाता था। वो इतने उत्सुक थे कि वही सबको सहारा दे जाता था। मैं भी एक मूढ़ा लेकर उनके पास बैठ गया। कौन? लेखक। कौन है लेखक? सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अर्थात अज्ञेय। मूढ़ा का अर्थ है बांस या बेत से बनी हुई कुर्सी, गोल कुर्सी या आसन। ठीक है, तो लेखक जो थे वो भी एक आसन लेकर किसके पास बैठ गए? उनके पास जाकर बैठ गए, खितिन बाबू के पास। निमंत्रण मुझे भी बाहर ही मिल चुका था। मैंने गृह पत्नी से पूछा, क्या बना रही हैं? और उन्होंने उत्तर दिया, मैं क्या बना रही हूँ, बना तो खितिनदा रहे हैं। इस पर खितिनदा बोले, हाँ, मेरा छुआ हुआ आप खा तो लेंगे ना? अर्थात वो मजाक कर रहे हैं, कह रहे हैं कि मैं जिस चीज को छूंगा क्या आप खा लेंगे? और ठहाका मारकर हंस दिए। उनका छुआ हुआ जिनके दोनों हाथ नदारद, नदारद का अर्थ है गायब या फिर लुप्त, यानी कि खितिन बाबू के तो दोनों हाथ ही नहीं थे, तो वो किससे छू सकते थे? फिर बोले, आपने भोजन विलासी और सैया विलासी की कहानी सुनी है? कौन कह रहा है? खितिन बाबू कह रहे हैं कि आपने भोजन विलासी और सैया विलासी की कहानी सुनी है? मैंने नहीं सुनी थी। वे सुनाने लगे। लेखक ने कहा कि मैंने सुना नहीं हूँ, तो खितिन बाबू कहानी सुनाने लगे। एक राजा के पास दो व्यक्ति नौकरी की तलाश में आए। वो कहानी बता रहे हैं। कौन बता रहे हैं? खितिन बाबू। कि एक राजा के पास दो व्यक्ति किसकी तलाश में आए? नौकरी की तलाश में आए। पूछने पर एक ने कहा, राजा ने पूछा कि मतलब आप क्या जानते हैं, क्या करेंगे? तो मैं भोजन विलासी हूँ। एक ने कहा, मैं भोजन विलासी हूँ, यानी राजा जो भोजन करेंगे उसे पहले चख कर वो बताएगा। यानी कि राजा जो भोजन खाएंगे उसको चख कर वो पहले बताएगा कि राजा के लायक है या नहीं, राजा के योग्य है या नहीं। जांच के लिए उसी दिन का भोजन लाया गया। सोचे कि चलो आज ही का भोजन देकर इससे पूछ लेते हैं कि ये खाना राजा के लायक था या नहीं। उसी दिन का भोजन लाया गया। थाली पास आते न आते, थाली अभी पास में आई ही नहीं थी, कुछ ही दूर में थी। भोजन विलासी ने नाक बंद करते हुए चिल्ला कर कहा, भोजन विलासी ने अपनी नाक बंद कर ली और चिल्ला कर कहा, क्या कहा? ले जाओ, इससे मुर्दे की बू आती है। अरे ये ले जाओ, इससे मुर्दे की गंध आ रही है। बहुत खोज करने पर मालूम हुआ। सबने कहा कि खाना से मुर्दे की बू कहाँ से आ रही है, गंध कहाँ से आ रही है, इसलिए सब उसकी जांच हुई। तो बहुत खोज करने पर मालूम हुआ, जिस खेत के धान से राजा के लिए चावल आए थे, जिस खेत में से जो धान था, जिस खेत का धान था जहाँ से चावल राजा के लिए आए थे, उसके किनारे के पेड़ में एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। उस खेत के किनारे एक पेड़ था जिस पर एक मरा हुआ पक्षी टंगा था। भोजन विलासी को नौकरी मिल गई। सैया विलासी ने बताया, अब सैया विलासी वो क्या कर सकता है? सैया विलासी ने बताया कि वो राजा के बिछौने की परीक्षा करेगा, अर्थात राजा जिस पर सोते हैं वो उसकी परीक्षा करेगा।
उसे शयन कक्ष में ले जाया गया। उसे राजा जहाँ सोते हैं आराम करते हैं वहां पर उनको ले जाया गया। किसको? सैया विलासी को। मखमली गद्दे पर वो जरा बैठा ही था। मखमली गद्दा था राजा का सोने का, वो वहां पर जरा सा थोड़ा सा बैठा ही था कि कमर पकड़कर चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। उसने अपनी कमर पकड़ ली और चीखता हुआ उठ खड़ा हुआ। अरे मेरी तो पीठ में बल पड़ गया था, पीठ में उसके दर्द होने लगी। क्या बिछाया है किसी ने? और उसने कहा कि यहाँ पर किसी ने जो बिछाया है वो क्या बिछाया है? सबने देखा, कहीं कोई सलवट तक न थी। सलवट अर्थात जो चादर या बेडशीट के ऊपर जो सिकुड़न आ जाती है उसको सलवट कहा जाता है। सबने देखा कि कहीं पर भी कोई सिकुड़न भी नहीं थी। सब गद्दे वद्दे उठाकर झाड़े गए, सारे गद्दे को उठाकर झाड़ा गया। कहीं कुछ नहीं था जो विलासी की कमर में चुभ सकता। पर हाँ, आखिरी गद्दे के नीचे एक बाल पड़ा हुआ था। पूरे गद्दे झाड़ लिए, लास्ट वाला जब अंतिम गद्दा उठाया गया तो उस गद्दे के नीचे क्या था? एक बाल पड़ा हुआ था। इस प्रकार से सैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। हाँ, समझ गए कि हाँ ये बहुत अच्छी जांच करते हैं और सैया विलासी को भी नौकरी मिल गई। कहानी सुनाकर खितिन बाबू बोले, वह भी क्या जमाने थे। अर्थात किसी ने कहा एक परीक्षा दे दिया किसकी? सैया विलासी बिछौने की, और उसको नौकरी मिल गई। और किसी ने खाने के स्वाद के बारे में बता दिया और उसको भी नौकरी मिल गई। इसलिए खितिन बाबू ने कहा कि वो भी क्या जमाने थे। मित्र पत्नी ने कहा, आप उन दिनों होते तो क्या बात होती ना। मित्र पत्नी क्या बोली? अगर आप उन दिनों होते तो पता नहीं क्या बात होती। खितिन दा ने कहा, और नहीं तो क्या, मैं होता तो राजा को 2 नौकर थोड़े ही रखने पड़ते। खितिन दा क्या कह रहे हैं? अगर मैं होता उस जमाने में तो राजा को 2 नौकर नहीं रखने पड़ते, क्योंकि दोनों ही मैं बता सकता था। क्या? सैया विलासी का भी मैं कर सकता था और भोजन विलासी का भी। मित्र पत्नी ने मेरी ओर उन्मुख होकर कहा। मित्र पत्नी ने लेखक की ओर देखते हुए कहा, खितिन बाबू गाते भी बहुत अच्छा है, सुंदर है। खितिन दा फिर हंसी, बोले, हाँ हाँ, संगीत विलासी की नौकरी भी मैं ही कर लेता ना। वो क्या कह रहे हैं? हाँ हाँ, अब भोजन विलासी और सैया विलासी के साथ साथ मैं गाता भी अच्छा हूँ, इसलिए मैं संगीत विलासी की भी नौकरी कर लेता। 4 बजे भोजन तैयार हुआ। हम 8-10 आदमियों ने खाया। मेरे लिए स्मरणीय स्वादों में भोजन का स्वाद प्रधान नहीं है, क्योंकि लेखक चेहरों के बारे में कह रहे हैं, इसलिए वो भोजन के स्वाद को स्मरणीय नहीं करना चाहते हैं। फिर भी उस भोजन की याद अभी भी बनी है। फिर भी लेखक को उस भोजन की याद अभी भी है। तब लगातार 2-4 दिन उनसे भेंट होती रही। पर उसके बाद मैंने खितिन बाबू को एक बार और देखा, एक लंबी अवधि के बाद। और अब की बार उनकी दूसरी टांग मूल से गायब थी। इस बार जब देखे तो उनकी दूसरी टांग मूल से गायब थी। दोनों हाथ नहीं, दोनों टांगे नहीं, एक आंख नहीं, टॉन्सिल, अपेंडिक्स वगैरह तो जैसा वे स्वयं कहते रूंगे में चढ़ा दी जा सकती है। केवल एक स्थाणु बैठक। स्थाणु अर्थात स्थाणु का अर्थ है एक ऐसा पेड़ जिसकी डालियां काट दी गई हो और पत्ते ना हो, उसको क्या कहा जाता है? स्थाणु। बैठक में गद्देदार मूढ़े पर बैठा था, उस तरह के पेड़ पर जैसे उसमें गद्दा बिछा दिया गया था और उस पर एक आसन बिछाया गया था, उस पर खितिन बाबू बैठे थे। घर तक वे एक विशेष पहिएदार कुर्सी में लाए गए थे, लेकिन वह कुर्सी कमरे में ले जाने में उन्हें आपत्ति थी, क्योंकि वह अपाहिजों की कुर्सी है। कुर्सी से उठाकर उन्हें भीतर ला बिठाया गया था और यहाँ वे सहज भाव से बैठे थे, मानो किसी स्वप्न विशिष्ट चतुर मूर्तिकार ने पत्थर, मस्तक और कंधे तो पूरे गढ़ दिए हों, बाकी स्तंभ अछूता छोड़ दिया गया हो। जैसे कि किसी मूर्तिकार ने पूरे शरीर को बनाया है, लेकिन बाकी सारे जैसे कि पैर और हाथ बाकी को छोड़ दिया गया है। उन्हें देखते हुए मुझे बचपन में आत्मा के संबंध में की गई अपनी बहसें याद आ गई। लेखक जो थे बचपन में आत्मा के संबंध में लेकर बहुत बहस करते थे। अब उनको उस बहस की याद आ गई कि वो आत्मा के संबंध में क्या क्या बहस करते थे। आत्मा है तो सारे शरीर में व्याप्त है। वो कहते थे कि आत्मा अगर है तो सारे शरीर में व्याप्त है, या किसी एक अंग में रहती है। अगर सारे शरीर में तो अंग कट जाने पर क्या आत्मा भी उतनी ही कट जाती है? अगर एक अंग में तो अंग कट जाने पर क्या होता है? अगर आत्मा एक अंग में रहती है तो अंग कट जाने पर क्या होता है? अपनी थ्योरी याद आ गई जिसमें इस पहेली को हल कर दिया गया था कि जब कोई अंग कटता तो उसमें से आत्मा सिमट कर बाकी शरीर में आ जाती है।
पंगु नहीं होती, आत्मा कभी भी पंगु नहीं होती। यह थ्योरी कहाँ तक मान्य है, इस बहस में तो वैज्ञानिक पड़े। आप लेखक कह रहे हैं कि ये कहाँ तक ठीक है, नहीं है, इस आत्मा होती है, नहीं होती है, आत्मा कट जाती है या फिर पंगु हो जाती है, इसके बारे में कौन पढ़े? वैज्ञानिक पढ़े। पर उनको देखते हुए उनके बारे में जरूर इसकी सच्चाई मानो ज्वलंत होकर सामने आ जाती थी। उनकी आत्मा न केवल पंगु नहीं थी, वरन शरीर के अवयव जितने कम होते रहते थे, उसमें आत्मा की कांति मानो उतनी बढ़ती जाती थी। मानो व्यर्थांगों से सिमट सिमट कर आत्मा बचे हुए शरीर में और घनी पुंजित होती जाती। सारे शरीर में भी नहीं, एक अकेली आंख में प्रेत आत्माओं से भरे हुए विशाल शून्य निष्कंप दिखते हुए एक आकाश दीप के समान था, बिना कंपन के जलते हुए एक दीप के समान। तभी खितिन बाबू ने मुझे देखा, छूटते ही बोले, बोलो छिलाम बेचे थाकते, ऐसी कछु ना लगे, किछु ना लगे। अर्थात वो बंगाली में कह रहे हैं, मैंने कहा था बचे रहने के लिए ज्यादा कुछ नहीं चाहिए। कौन कह रहा था? खितिन बाबू, और हंस दिए। इसके बाद मैंने फिर खितिन बाबू को नहीं देखा। कहानी की पूर्णता के लिए एक बार और देखना चाहिए था, पर मैं कहानी सुना नहीं रहा, कहानी नहीं सुना रहा, सच्ची बात सुना रहा हूँ। तो मैंने उन्हें फिर नहीं देखा, लेकिन सुनने वाले की कमी में कहानी नहीं रुकती। देखने वाला न होने से जीवन नाटक बंद नहीं हो जाता। मैंने भी सुनकर ही जाना, खितिन बाबू की कहानी अपने चरम उत्कर्ष तक पहुंचकर ही पूरी हुई। टहलने ले जाते समय उनकी पहिएदार कुर्सी एक मोटर ठेले से टकरा गई थी। वे नीचे आ गए और गाड़ी का पहिया उनके कंधे के ऊपर से चला गया। बाह का जो ठूंठ बचा हुआ था, यह हाथ कटने के बाद जो थोड़ा सा बचा हुआ था ठूंठ, इसको ठूंठ बोला जाता है, उसे भी चूर करता हुआ वे अस्पताल में ले जाए गए। बाह अलग कर दी गई और कंधे की पट्टी हुई। ऑपरेशन के बाद उन्हें होश रहा और उन्होंने पूछा कि कंधे हैं या नहीं। फिर कहा, जाना गेलो एठा छड़ाओ चले। मालूम हो गया कि इसके बिना भी चल सकता है। देखो, इतने होने के बाद भी वहां पर खितिन बाबू क्या कह रहे हैं कि इसके बिना भी मैं चल सकता हूँ। लेकिन अब की बार वो चलना अधिक देर तक का नहीं हुआ। अस्पताल से वे नहीं निकले, शरीर में विष फैल गया और भोर में अनजाने में उनकी मृत्यु हो गई। खितिन बाबू एक साधारण क्लर्क, साधारण दुर्घटना, मृत्यु होगी, लेकिन क्या सचमुच? अब भी उन्हें देख सकता हूँ। कभी लगता है कि जिसे देखता हूँ वो केवल अंगहीन ही नहीं है, मानो अशरीरी है। केवल एक दिखती अंगों से क्या, अवयवों से क्या, जाना गेलो एटा छाड़ाओ चले, इस सबके बिना काम चल सकता है। केवल दिव्यांग संकल्पित शक्ति, रोटी कपड़ा आसरा हम चिल्लाते हैं, ये सब जरूरी नहीं है। ये सब जरूरी है, निस्संदेह जीवन के एक स्तर पर ये सब निहायत जरूरी है, लेकिन मानव जीवन की मौलिक प्रतिज्ञा ये नहीं है। वो है केवल मानव का अदम्य अटूट संकल्प। ये कहानी हमें ये शिक्षा देता है कि अगर हमें दृढ़ संकल्प हो, अंदर से मनोबल हो, संकल्प शक्ति हो, तो संसार की कोई भी शक्ति हमें आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये कहानी आप सभी के लिए बहुत ज्ञानवर्धक है। इस कहानी को आप फिर से पढ़िए और जहाँ पे समझ में नहीं आता है आप मुझसे पूछ सकते हैं। इस कहानी में से आपको सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन ही आएंगे। धन्यवाद।